देश की धड़कन रेडियो फीजी 2 का ये प्रोग्राम आईना टॉक बैक शो में आपका हार्दिक स्वागत हम करें। दुनिया की किसी भी कोने में हमारी आवाज़ आपके कानों तक गूंज रही। रवीन का ढेरों सारा प्यार पहुंचे और जितने भी हमारे FBC TV व्यूवर्स हैं, कार्यक्रम में आपको भी हम शामिल कर रहे हैं और अभी से लेकर 3 बजे तक आईना टॉक बैक शो। और आज हमारा चर्चा का विषय आपके लिए किसानों के लिए असिस्टेंस प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा तैयार किया गया, डिमांड ड्रिवन अप्रोच के अंतर्गत इस पर हम बातें करेंगे। साथ में होकर एक्सपोर्ट प्रमोशन जो प्रोग्राम है इस पर हम बातें करने वाले हैं। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है इन पर भी हम बातें करेंगे और साथ में रूरल और आउटर आइलैंड प्रोग्राम जो है इन पर भी हम बातें करने वाले। तो कुल मिलाकर हमारे जो किसान हैं, आज आपके लिए खास ये कार्यक्रम हम सजा कर लेकर आए हैं रेडियो फीजी 2 और FBC TV पर। और हमारे आज दो खास मेहमान, श्रीमान कमलेश लखन जी, ये हैं प्रिंसिपल इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। साथ में होकर हमारे साथ में है उमेंद्र प्रताप जी और ये है इंफॉर्मेशन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो कार्यक्रम में आप दोनों का हार्दिक स्वागत है रेडियो फीजी 2 और आईना टॉक बैक शो में। नमस्कार। नमस्कार रवीन जी। सबसे पहले उमेंद्र प्रताप जी, विस्तार में कुछ आप इस विषय के बारे में बताना चाहेंगे? जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खास तौर से रेडियो फीजी 2 को आज हमें इस प्रोग्राम में लाने के लिए। और हम जितने भी किसान फ़िलहाल हमारे साथ शामिल हैं, आप सभी को हम स्वागत करते हैं। देखा जाए ये जो डिमांड ड्रिवन अप्रोच प्रोग्राम, जैसे कि आपने कहा, हम DDA प्रोग्राम इसको शॉर्ट में कहते हैं, ये किसानों के सहायता के लिए कुछ खास जो प्रोजेक्ट्स है, इसके तहत किसानों को जो सहायता है ये दिया जाता है। इसके नीचे दो मुख्य जो हम कहते हैं जो सहायता वाली योजना कृषि मंत्रालय द्वारा बनाया गया है, इसके नीचे शामिल है। पहला ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम, इसके तहत उन फसलों पर या उन किसानों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो किसान ऐसे फसल को उगाते हैं जो हम अपने देश से निर्यात करते हैं। निर्यात को बढ़ाने के लिए, जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए इन किसानों को जो सहायता है ये कृषि मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको नाम एक्सपोर्ट प्रमोशन या फिर EPP दिया गया। और जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, ये पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था, ये उन फसलों या उन किसानों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो किसान उन फसलों को उगाते हैं जो हम विदेश से अपने देश में लाते हैं, ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, हम कहते हैं आयात करते हैं। उसको घटाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा हमारी देश में ही इन फसल को अगर हम अच्छी तरह से उगा सकते हैं तो उन किसानों को इसके तहत जो सहायता ये दिया जाता है। हर साल अलग अलग इलाकों में किसानों को चुना जाता है। हमारे जो कृषि अधिकारी है अलग अलग इलाके में, वो जाकर और जानकारी हासिल करते हैं कि कौन सही किसान है जिनको ये जो सहायता है वो देना ज़रूरी है। हमारे पास जो गाइडलाइंस रहती है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हम कहते हैं, उसकी पालन होती है, तभी एक किसान को जो सहायता देने की योजना ये बनाया जाता है। हम ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पर अगर हम कुछ विस्तार से अगर कहें तो ज़्यादातर पश्चिमी विभाग में अगर आप देखें तो जो किसान है वो निर्यात के लिए फसल इत्यादि उगाते हैं। अगर ले लिया जाए पपीता है, बैंगन पहले जो निर्यात होती थी, जो पूरे तौर से साग सब्जी, तो पश्चिमी विभाग में ज़्यादातर जो किसान है उनको जो सहायता ये दिया जाता था। और उसके तहत एक ख़ास प्रोग्राम थी जो सिंगाटोका वैली डेवलपमेंट प्रोग्राम थी, ये भी एक ख़ास प्रोग्राम इसके नीचे आती थी। और ये जो डेयरी इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोग्राम थी, ये भी ये जो डिमांड ड्रिवन अप्रोच प्रोग्राम के नीचे शामिल थी। रवीन जी, ये कुछ खास जो जानकारी है जो डिमांड ड्रिवन अप्रोच प्रोग्रामों के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद श्री उमेंद्र प्रताप जी। वैसे हमारे जो श्रोता फिलहाल घर पर कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपके लिए हमारे लाइन्स जो है ये खुले हैं 3220-902, 3220-903। आप हमारे पास में कॉल कर सकते हैं और इससे संबंधित कोई भी सवाल अगर आपके पास में है या फिर आप सजेशन देना चाहते हैं तो भी मौका आपको हम दे रहे हैं। वैसे हमने पहले भी कहा था कि आज हमारे साथ में है श्री कमलेश लखन जी और ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफिसर हैं। तो श्रीमान लखन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि डिमांड ड्रिवन अप्रोच प्रोग्राम के नीचे किस तरह से मदद जो है ये पहुंचाई जाती है? शुक्रिया रवीन जी। जो डिमांड ड्रिवन अप्रोच है, ये प्रोग्राम हम लोगों ने खास मद्देनज़र रख कर किया है कि जो फसल है हम वही उगाएं जिसके लिए मार्केट उपलब्ध है। यानी कि जिस फसल के लिए डिमांड है उसे हम उगाएं, तो उसे मद्देनज़र रख कर ये प्रोग्राम हमारी सरकार ने
2007 में जारी किया, तब से अभी तक ये जारी रहा। और इस वर्ष हमारे पास कुल मिलाकर $2.9 मिलियन है जो हम किसान भाइयों को सहायता के रूप में देना चाहेंगे। इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन के अंतर्गत $1 मिलियन है, फूड सिक्योरिटी के नीचे $1 मिलियन, सिंगटोका वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नीचे $200,000 है, और डेयरी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के नीचे 750,000 यानी कि $750,000 है। कुल मिलाकर $2.9 मिलियन। जी हाँ, आप जैसे ने पूछा कि किस प्रकार के सहायता उपलब्ध है, इसमें किसान भाइयों के लिए खेती बाड़ी की औजार और खेती बाड़ी में काम लाने के लिए सब खाद मसाला, दवा इत्यादि, खेत बनाने के लिए मशीन इत्यादि, और इसके साथ साथ में अगर किसी एक्सपोर्टर को एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरी, जैसे पैक हाउस या कूलिंग शेड या कूल रूम को के ज़रूरी है, तो हम उसे भी उपलब्ध करते हैं। यानी कि कहने की भाव ये है कि जो हमारे किसान भाई है उनकी जो नीड्स है, यानी कि जो उनकी मांग है, हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड अगर रहेगी तो हम उस पर ध्यान देंगे। इसके साथ साथ हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ वो भी किसानों को देते हैं, बोरहोल बनवाते हैं, उसमें पंप लगाते हैं और इरिगेशन पाइप्स भी उपलब्ध करते हैं। तो बहुत प्रकार की सहायता है जो इस डिमांड ड्रिवन अप्रोच के अंतर्गत हम किसानों को देते हैं। वैसे कभी कभी लोग और जो किसान है खास करके ये समझ नहीं पाते, जब हम रेडियो के माध्यम से ये बताते हैं कि किसानी औजार मसाला कुछ भी हो हम उनको देना उचित समझते हैं, हम देते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कभी कुछ ऐसे किसान हैं जो छोटे मात्रा में किसानी करते हैं, कुछ बड़े मात्रा में किसानी जो है करते हैं। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये सभी के लिए, मुझे पता है सभी आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन किस तरह के जो लोग ये आप साफ करना चाहेंगे कि क्या कोई भी आ सकता है? जी नहीं, हमारी क्राइटेरिया है जैसे उमेंद्र जी ने कहा, उसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रोग्रामों के नीचे अलग अलग श्रेणी के किसानों को सहायता प्रदान करते हैं। अब जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन को अगर ले, तो हम उन्हीं किसान को मदद करेंगे जो ऐसी फसल उगाए जो एक्सपोर्ट बाजार के लिए हो। और जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है तो वो छोटा किसान जो अपने खुद खपत के लिए या बाज़ार के लिए, लोकल मार्केट के लिए उपलब्ध करेंगे, तो उन्हें हम उस प्रोग्राम के नीचे देंगे। और जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पहले था, उसके अंतर्गत वो फसल के लिए हम मदद देंगे जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो अलग श्रेणी के किसान अलग प्रोग्राम के नीचे क्वालिफाई होगा, तो हम जब एप्लीकेशंस लेते हैं तो उसे हम उन्हीं आधार पर उन्हें अप्रूव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल के लिए श्रोताओं, घर पर अगर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, जल्द से हमारे पास पे कॉल कर सकते हैं 3220-902 पर या फिर 3220-903 पर। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और रेडियो फ्यूजिटिव पर आईना टॉकबैक शो आपके लिए हम प्रस्तुत करें। लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और इसके तुरंत बाद इसी विषय पर और भी आगे बढ़ेंगे। देश की धड़कन रेडियो फ्यूजिटिव का ये प्रसारण आपके लिए और आईना टॉकबैक शो आपके लिए हम प्रस्तुत करें। आज हमारे साथ में दो मेहमान मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के कमलेश लखन और साथ में उमेंद्र प्रताप जी, इनसे हम बातें कर रहे हैं। और किसानों के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है ये बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत कड़ी मेहनत करती है, ताकि हमारे देश के जो किसान हैं ये उपलब्धि पाएँ, आगे बढ़ें और अलग अलग प्रोग्राम में ये शामिल भी हो सके। वैसे बाढ़ जो है ये नेचुरल डिजास्टर है, आ जाती है, तूफान जो है इससे भी लोग पीड़ित हो जाते हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वेस्टर्न डिवीजन में लोगों ने खास करके बाढ़ का सामना किया, उन लोगों के लिए कृषि मंत्रालय ने क्या किया, या फिर तूफान का सामना किया उसके लिए कृषि मंत्रालय ने क्या किया, इस पर कुछ आप टिप्पणी डालेंगे? जी हाँ, धन्यवाद रविंद्र जी। ये तो बहुत दुख की बात है कि हमारी जो किसान भाई हैं वो हमेशा से ये नेचुरल डिज़ास्टर्स को जूझ रहे हैं, परंतु मैं ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि किसान भाई हर समय
फिर उठकर खड़ा हो जाते हैं और व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। जी। इस साल हम लोगों ने $671,000 एलोकेट किया था रिहेबिलिटेशन कार्य के लिए, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने किसान भाइयों को साग सब्जी का बीज और पौधे उपलब्ध कराए। उसके साथ साथ में खाद मसाला इत्यादि भी दिया गया और हम लोगों ने कुछ ज़मीन सुधार करने की भी व्यवस्था किया, नाली इत्यादि भी बनाया गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जैसे देखा किसान की ज़रूरी, उसी प्रकार से दिया गया। हम लोगों ने जो पुनर्व्यवस्था करने की कार्य है उसे 2 भाग में किया। पहले जैसे कहा जाता है कि इमीडिएट रिस्पांस, उसके बाद में फिर लंबी समय की मद्देनज़र रखकर तब काम किया जाए। तो इमीडिएट रिस्पांस के अंतर्गत हम लोगों ने साग सब्जी के बीज इत्यादि सप्लाई किया गया, उसके साथ साथ में खाद मसाला इत्यादि दिया गया ताकि किसान जल्दी से जल्दी कुछ आमदनी कमाने के योग बने। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उन किसानों को सहयोग प्रदान किया जिनके खेत बनाने की ज़रूरी थी, जिन खेतों में मोहड़ी इत्यादि बनाने की ज़रूरी थी, तो हम लोगों ने उसे फिर बाद में किया गया। और हम यही आशा रखते हैं कि इस महीने की आखिरी तक हम लोग सब पुनर्व्यवस्था करने की जो कार्य है उसे संपूर्ण कर देंगे। और हमारे अलावे और संस्थाओं भी किसानों को काफ़ी सहयोग दिया है और हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। और किसान से यही उम्मीद रखता हूं कि अगर आपके पास कोई प्रश्न हो या कोई तकलीफ़ हो तो हमें बताएं, हम लोग उस पर आगे निगरानी करेंगे। वैसे अगर जो किसान है अलग अलग इलाकों में ये जानना चाहते हैं अगर अपने नज़दीकी मंत्रालय, तो कहाँ पर ये स्थित है, इनके बारे में कुछ आप जल्द से बताएंगे? जी हाँ, हमारी जो मुख्य वेस्टर्न डिवीज़न का ऑफिस है वो लोटोका है। फिर हमारे पास दफ्तर रेकी ताबुआ और नेंडी में है, तो वहाँ पर लोग जाकर हमारे कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। और हमारे लाइन पर कोई है, चलो इनसे हम बातें कर लेते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप लोग से राम राम तीनों भाई के। सीताराम। और किससे बातें कर रहे हैं? दलीप कुमार कुतुबुआ से। जी हाँ, बोलेगा। भाई जी, हमारे शिकायत रहा, खाली हम मौतरा जाने की क्या इसमें हमारे पास 28 भेड़ा है, जो उनकी भेड़ा बच्चा मिला के 28 है, और 35 चौवा है जो उनकी गाय बछरू और बच्चा सब गाय मिलाए के जी, और बकरी है 150 से ऊपर है, लगभग 160-170 के बीच में हुई, छोटा बड़ा मिलाए और 4 घोड़ा। लेकिन हमारा थोड़ा हम जाके एक शिकायत अपन दिया रहा एनडीपी के कि हमारे एक मांग रहा, थोड़ा उन लोग के वास्ते एक शेड मांगत रहा, लगभग हम जहाँ तक अंदाज के हम 50 दिन मांगत रहा। उसका जो बातचीत रहा भाई, जो एनडीपी लंबासा में है वो तो, और आप लोग के जो मिलान करो तो बहुत अंतर बात रहा भैया के। तो आप लोग की जो बातचीत तो बहुत सही बात आप लोग बताया है कि हम लोग इसे मदद देता है। बात ये है भैया कि यहाँ जब पानी वगैरह बरसे तो यहाँ कोई शेड नहीं उन लोग के ना, बहुत काम पड़ जाए, जब उनके गोड़ हाथ खराब हो जाए फिर मजूर लगाओ, जाए दवाई लेके आओ, दवाई तो $20 है, उनके पियाने आला है, और ऐसे $11-12 हम जहाँ तो जो गोड़ में छोड़े आला है। तो यही हमारी शिकायत रहा, अगर आप लोग शायद ऐसे कुछ है तो कोई एग्रीकल्चर के आए कि कोई डॉक्टर वगैरह या कोई बड़ा अफसर थोड़ा एक देखे तो उन लोग सबके जाने की यहाँ कौन सी हम लोग के करे की जरूरी है या कौन सी नहीं ना। तो कोई यहाँ दुखता भी नहीं आवे, हमारी शिकायत हम दिया रख दफे, हम जहाँ तक सस्ता है। अवनेश कोई रहा लंबा सा के बात करत रहा, अवनेश दयाल, अच्छा तो बताइए सर, बोले मैं आपके पास भेजेगा, बट आज तक तो हमारे पास कोई दुखता भी नहीं है, ना कोई एग्रीकल्चर का, ना कोई देखे अलावा वैसे कुछ आई से। वही हमारा अपने खाली एक विचार रहा भैया, हम आप लोग से मांगत रहा, आप लोग क्या है वैसे फिर बता तो हम शुरू। धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सामने लाने के लिए। मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि जो एनडीपी प्रोग्राम है वो हमारी मंत्रालय की नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी किया गया है। वो भी आप किसान भाइयों के लिए सहयोग देती है, परंतु उसके भी नियम है, यानी कि क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत किसानों को सहायता दिया जाता है। परंतु हमारी जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हमारी जो
कृषि मंत्रालय लंबासा में है, आप वहाँ पर जो एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन डिवीज़न है उसके कोई भी कर्मचारी से आप जाकर बात कर सकते हैं। वो आपकी ज़रूरी को मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद में फैसला करेंगे किस प्रकार की सहायता आपको मिल सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद जी, और आपका भी स्वागत है रेडियो फुजीटिव पर। नमस्कार। हेलो हेलो, किनसे बातें कर रहे हैं? हम बुआ से इंद्रजीत सिंह से बातें कर रहे हैं। जी हाँ, बोलिएगा। जी, हमारे जो एक शिकायत रहा है वो एग्रीकल्चर अफसर जी जो वहाँ पर है, यहाँ बुआ में एक जो यहाँ बना है और यहाँ कोई अफसर एग्रीकल्चर अफसर हम लोग के नहीं है, 2 साल हो गया। जी, ये किस इलाके से है? ये लुबु बुआ। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि आपकी जो इलाका है वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो इरिगेशन स्कीम है वो शायद काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है। लेकिन आपके सहायता जो डकैती इरिगेशन स्कीम है वहाँ से हमारे कर्मचारी देते हैं, और सरवांगा में भी एक हमारा जो कर्मचारी वो स्थित है। तो हमें आपसे ये गुजारिश करना पड़ेगा कि आप वहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। हालांकि हम मानते हैं कि आपके इलाके में जो दफ्तर है वो है, परंतु हम ये कोशिश करेंगे कि उसे फिर जारी करेंगे, परंतु इसमें बहुत खर्चा लगता है, इसीलिए शायद वहाँ से जो कर्मचारी है उसे हम लोगों ने सेंट्रलाइज कर दिया है डकैती में। धन्यवाद जी कार्यक्रम में आने के लिए। और आप भी कुछ सवाल है, सुझाव है हमारे पास में, जरूर कॉल कर सकते हैं। आईना टॉकबैक शो रेडियो फुजीटिव पर आपके लिए जारी है। FBC TV व्यूवर्स को भी हम कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे। वैसे लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और इसके तुरंत बाद इसी विषय को दोबारा आपके लिए हम आगे बढ़ाते चलेंगे। देश की धड़कन रेडियो फुजीटिव का ये प्रसारण और आईना टॉकबैक शो आपके लिए FBC व्यूवर्स पुनः एक बार फिर आपका हम इस्तकबाल कर रहे हैं रेडियो फुजीटिव पर। और एक बार फिर आपको याद दिला दें कि आज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से हमारे साथ में कमलेश लखन और उमेंद्र प्रताप जी शामिल हैं। और कोई भी सवाल आपके पास पे आप हमारे पास में ज़रूर कॉल कर सकते हैं, और नंबर याद रखें 3220-902 3220-903 पर आप हमारे पास में कॉल भी कर सकते हैं। और चलो देखते हैं लाइन पर कोई है, आपसे भी बातें कर लेते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार भैया। और किससे बातें कर रहे हैं, कहाँ से? अच्छा, मिनिस्टर लोग है कुछ ना? अच्छा जी, हम किससे बातें कर रहे हैं और कहाँ से आपने कॉल किया? हम बाहर से बात करता, सत्य बात करें। अच्छा, हम मांगता रहे कुछ दिया गेहूं के मिले सके, हम लोग मांगता बोल के ट्राई करे, उस चीज चलेगी नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया भाई साहब। गेहूं का जो बिया है वो हम लोगों ने मंगाया है। इस वक्त लेंगा लेंगा रिसर्च स्टेशन में अनुसंधान का जो कार्य है वो किया जा रहा है। कोई भी वैरायटी जो हमारे देश के लिए उपयुक्त होगी हम उसे अवश्य रिलीज़ करेंगे। परंतु जो हमारा विधान है, कोई भी चीज़ विदेश से लाने से पहले हमें लाकर उसे कम से कम 10 साल तक, अगर बहुत कम तो 5 साल तक हमें उसे रिसर्च करने के बाद ही हम रिलीज़ करेंगे, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि कोई प्रकार की जो कीड़ा मकोड़ा या बीमारी इत्यादि तो नहीं आ रही है उसके साथ में। तो हम खेत के साथ ये कह रहे हैं कि हम आप लोगों को ये मौका नहीं दे पाएंगे कि आप खुद गेहूं का बीज लाकर उगाएं। आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। हमारी रिज़ल्ट्स जैसे सामने आएगी तो हम रिकमेंडेशन देंगे कि कौन प्रकार का जो गेहूं का फसल है उसे हम मंगा सकते हैं। रेडियो फुजीटिव के प्रसारण आपका भी स्वागत है। नमस्कार। हाँ, रविंद्र सीताराम, आपका नाम और कहाँ से? जी हाँ मैं भैया जी के ध्यान एक क्षेत्र में खींचना चाहता था। हम यहाँ डिग्री स्कूल के देखा जाए तो यहाँ पे फिलहाल में भी एग्रीकल्चर या मधुबनी इलाका है, भुरती इलाका, यहाँ पे किसानों को बढ़ावा दिए हैं। लेकिन हमारा अलग इलाका जो हो या जो मूल्य है ये छूटा है। हम नहीं जानते क्यों यहाँ पे प्रोत्साहित नहीं किया गया किसानों को। तो हम चाहते हैं कि अगले वर्ष जब धान का मौसम आए तो एग्रीकल्चर यहाँ पे आए और ऐसे एक सभा करे और किसान को जो लोग चाहते हैं तो उनको से बिया दिया जाए। कुछ जितना भी मदद होना चाहिए उनको मिलना चाहिए। और दूसरा बात ये था,
तो शायद मैं तो नहीं जानता, शायद एग्रीकल्चर का अगर इसमें हाथ हो, जो ड्रेनेज सिस्टम इसकी तरफ, तो इस पे भी अगर लोग ध्यान दे जो अधिकारी गण है, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि ज़्यादातर मोड़ियों के कारण से, नालियों के कारण से बहुत ज़्यादा क्षति होती है। किसानों को पानी रुकता है तो फिर जीजा जो है बहुत अच्छी मात्रा में नहीं होता है। मैं इतना कहना चाहता था। और एग्रीकल्चर जो है काफ़ी कार्य कर रहा है, मैं जानता हूँ। मेरे शायद जो अधिकारी जो सुन रहे हैं, जब इस पर कुछ कदम उठाएंगे। और दूसरी बात ये थी, जो रास्ते पर जो मोड़ी खोदा जाता है, शायद पता नहीं कि एग्रीकल्चर घाट में है कि पिडब्ल्यूडी घाट में है, तो यहाँ पे लोग किलबट के मांग करते हैं। क्योंकि रोड अथॉरिटी जो मोड़ी खोदता है तो उनका जो ड्राइववे है ये इनमें कुछ नहीं है ना, तो अगर किलबट अगर मिले तो बड़ी अच्छी बात होगी। जी हाँ, धन्यवाद भाई साहब। जो पहला प्रश्न आपने उठाया था या विषय उठाया था, उस पर मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा, परंतु जो दूसरा विषय था उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमारी जो कार्य है उससे बाहर है। जैसे आपने कहा कि धान की खेती पर आप लोग जोर दे रहे हैं, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अगले साल के लिए नहीं इंतज़ार करें। जो जितना भी किसान लोग वहाँ पर हैं जो धान बोना चाहते हैं, वो अपने जो गांव के कृषि अफसर, जो इलाके के कृषि अफसर है, उसे बुलाकर उसके साथ में मीटिंग करें और अपना प्रस्ताव उसे दें, किन किन चीज़ों की ज़रूरी है और कितना उपलब्धि आप करेंगे। हमारी जो मंत्रालय है वो अवश्य इस पर ध्यान देगी। और आप जैसे जानते हैं, जो धान की मुख्य खेती का समय है वो नवंबर से मार्च तक होता है, तो इसी साल के अंतर्गत ये काम हो सकता है। तो आप सिर्फ अपनी इलाके की कृषि मंत्रालय में जाएं या ऑफिस में जाएं और वहाँ पर अपना जो विचार है उसे उन्हें दें और इंटरेस्ट दें। अगर वहाँ से कुछ सुनवाई नहीं होती है तो आप अवश्य हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर अपना मांग रखें, हम उस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। PDP-G2 का प्रसारण आईना टॉकबैक शो आपके लिए जारी है। और उमेंद्रा जी साथ में होकर श्रीमान लखन जी, आपका जो ध्यान है इसको हम अलग और खींचना चाहेंगे। फिजी में धान की खेती जो है ये बड़े पैमाने पर होती है, बड़े बड़े किसान हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम लगभग हर साल $40 मिलियन बोध जो चावल है इसको अपने देश में मंगाते हैं। इसको घटाने के लिए अभी फिलहाल क्या किया जा रहा है? जी हाँ रविंद्र जी, देखा जाए जो जैसे कि धान की खेती के विषय में आपने कहा, अभी रेकी से भी कॉल आया था कि वहाँ पर भी धान की खेती पर फिलहाल कुछ इलाकों में ध्यान दिया जा रहा है। देखा जाए कुछ समय पहले अगर हम इसकी मिलान करें तो हम अपने देश में लगभग 60 to 70% जो सेल्फ सफिशिएंसी हम कहते हैं, यानी कि अपने देश में ही उगा सकते थे इतने चावल कि लगभग 60-70% जो पॉपुलेशन है उनकी जो पेट है इससे हम भर सकते थे। लेकिन कुछ समस्याओं के कारण कुछ ऐसे जो समस्या ये उत्पन्न हुई हमारे देश के कृषि व्यवसाय में धान की खेती को लेकर, और कई इलाके में जो किसान है धान की खेती से हट गए। मुख्य कारण यह था जो ज़मीन वाली समस्या उत्पन्न हुई और कई किसान अपने ज़मीन को छोड़कर शहरी इलाकों में आ गए, तो वो सब जो धान उगाते थे वो सब बंद हो गई, चाहे छोटे रूप से चाहे बड़े रूप से। अपने परिवार के लिए तो जो धान है ये उगा सकते थे वह, तो वो अब शहर में आ गए, वो अब चावल खरीदने लगे। अभी अपने खपत के लिए भी लोग इसको नहीं उगा पाते हैं। जी हाँ, शहरी इलाकों में ये नहीं हो पाती है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बच्चे अगर पहले के ज़माने के मिलान करें, अभी लगभग हर गांव के सभी जो बच्चे ये पढ़ लिख कर शहर की ओर आते हैं, कोई भी तरह की जो नौकरी है ये करना चाहते हैं। अगर पहले के मिलान में हम देखें तो कोई ना कोई घर पर रहता था खेतों में काम करने के लिए, और गांव में जो धान की खेती है ये सब होती थी। तो अब जब बच्चे यहाँ पर कार्य करने लगे हैं तो पैसा माँ बाप को भेज देते हैं, वो भी शायद अगर उतना ज़्यादा धान नहीं बोते हैं तो शायद खरीदने की जो इंतज़ाम है ये कर लेंगे। तो ये एक समस्या उत्पन्न हुई, जो लेबा हम कहते हैं कि खेतों में काम करने के लिए लोग बहुत कम हो चुके। इसके अलावा देखें तो कुछ इरिगेशन स्कीम्स है ये भी बंद हो गई, जो नाबुआ में थी और लकेना में थी। कुछ समस्या थी पहले और ये बंद हो गई। इसके कारण बहुत ज़्यादा जो किसान है ये धान की खेती से हट गए, अन्य फसलों पर ध्यान देने लगे।
तो फिलहाल इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये जो राइस रिवाइटलाइजेशन प्रोग्राम फिलहाल कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ये तो बहुत कठिन है कि हम उसी मोड़ पर एक बार फिर से जा सके जिस मोड़ पर हम पहले थे, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि इतनी ज़्यादा समस्या थी। तो अभी अगर लेबा को ले लिया जाए तो इस जो समस्या है इसकी सामना करने के लिए जो मशीन से इसकी इस्तेमाल फिलहाल कुछ ज़्यादा हो रही है और करने की कोशिश किया जा रहा है। जो हैंड मशीन्स होती है छोटे छोटे धान काटने के लिए, जो खेतों की तैयारी करने के लिए उधर खेती इरिगेशन स्कीम में वहाँ पर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो मशीन इत्यादि ये लाया गया है ताकि जो लेबा वाली जो समस्या है इस पर हम काबू पा सके। रवीन जी, इसी विषय पर धान की खेती पर और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और फिर आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। देश की धड़कन रेडियो FG2 का ये प्रसारण आपके लिए एक बार फिर पुनः आपका स्वागत हम कर रहे हैं आईना टॉकबैक शो में। FBC के जितने भी व्यूवर्स हैं कार्यक्रम में, FBC TV के जितने भी व्यूवर्स हैं कार्यक्रम में, आपको हम शरीक कर लेते हैं। और धान की खेती उमेंद्रा जी, इन पर हम बातें कर रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। जी हाँ, जैसे कि हमने लेबा वाली जो समस्या है इस पर कुछ बातें कर रहे थे और हमने कहा था कि कुछ मशीन्स की इस्तेमाल फ़िलहाल हो रही है कुछ इलाकों में और कृषि मंत्रालय द्वारा ये भी लाया जा रहा है विदेश से, ख़ास तौर से। देखा जाए शायद लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये कुछ ज़्यादा महंगा पड़ता है और जो पैसा राइस रिवाइटलाइजेशन के तहत अलग किया जाता है वो इसी सब में खर्च होता है। लोग शायद इसके विषय में जानते होंगे, तभी शायद कुछ कम उनको सहायता मिलता होगा जहाँ तक खाद मसाले की, क्योंकि मशीन इत्यादि विदेश से लाना कुछ कठिन कार्य रहती है और ज़्यादा पैसा इसमें खर्च हो जाती है। इसके अलावा हमने कहा था कि जो इरिगेशन स्कीम्स है ये कई इलाकों में बंद हो गई और उसी मात्रा में धान की खेती करने के लिए कुछ इलाकों में जो इरिगेशन स्कीम्स है इसको एक बार फिर से जागृत करने की कोशिश किया जा रहा है। एक खास जो इरिगेशन स्कीम उधर बुआ में है, नरुआ बुआ में एक सेटलमेंट के जो लोग हैं अभी फ़िलहाल इसकी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी स्थापना अभी हाल में हुई है और नावुआ में भी कुछ हद तक कोशिश किया जा रहा है धान की खेती को एक बार फिर से करने की। मेरे ख्याल से नसरवांगा इलाके में जो इरिगेशन स्कीम है इसकी बहुत ज़्यादा शिकायत आती रहती है। तो हम बातें कर रहे थे उधर जो उत्तरी विभाग के अफसर इस इलाके की देखरेख कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि एक जो नाली से पानी आती थी वहाँ पर बहुत जो पहाड़ की जो मिट्टी है ये भसक कर और उसमें सब पट गई है। तो ये एक बहुत कठिन कार्य है। जब ये लोग नाली जो है साफ़ कर रहे थे फिर और जो मिट्टी है ये आकर भट गई, यानी कि पहाड़ के किनारे पर थी। तो इसी कारण शायद कुछ कठिन कार्य है और समय लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों को जानना ज़रूरी, जो इलाके में रहते हैं वो शायद जाकर देखे होंगे कि क्या समस्या है वहाँ पर, और धीरे धीरे इस पर कार्य किया जा रहा है। हम जानते हैं कई किसान इलाके में परेशान हैं, कई समय हमें शिकायत मिली है, तो इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हम कह सकेंगे लोगों से, तो ज़रूर आगे चलकर हम कह सकते हैं कि ये लोग इरिगेशन की इस्तेमाल कर सकेंगे जब ये पूरे तौर से चालू हो जाएगी। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि धान की खेती जो है इसमें असर पड़ी, ये जो समस्या थी, और फिलहाल कृषि मंत्रालय द्वारा ऐसे ऐसे जो योजना है उस पर कार्य किया जा रहा है। देखा जाए हमारे जो रिसर्च स्टेशन इधर कोरोनिविया में है, यहाँ से धान के बीज भी कई इलाकों में दिया जाता है, जो अभी प्रमुख जो स्टार वैरायटी है जो कई किसान बोते हैं 3 महीने में ही इसको काट लेते हैं, ये दिया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे योजना पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम ज़रूर वो मुकाम पर पहुंच सकेंगे अगर सभी हमें सहयोग देंगे और हम सब साथ मिलकर इस जो कार्य है उसको आगे बढ़ा सकेंगे। रेडियो FG2 के प्रसारण और आप भी हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। नमस्कार, किनसे बातें कर रहे हैं और कहाँ से? मैं तो यहाँ नंदेरा से कॉल किया हूँ। आपका नाम? मेरा नाम भगवती प्रसाद। जी हाँ। और भाई जी, जैसे जो एग्रीकल्चर के जो व्यक्ति हैं वहाँ पे, उनको भी जय श्री सीताराम। राम राम भाई जी।
वैसे तो सरकार काफ़ी जोर लगा रही है सभी चीज़ को उगाने में ना, चाहे गन्ना बो, धान बो, भाजी तरकारी बो, दालों का धेरा बो ना, ये सब चीज़। कुछ समय के बाद भाई जी, जैसे अभी तो एग्रीकल्चर जानो धान के ऊपर काफ़ी जोर दी हुई है, और पहले तो लकेना इरिगेशन काफ़ी बड़ा था, लेकिन आस्ते आस्ते बंद हो गया और खेत काफ़ी परती है। लेकिन कुछ पुराना बात मैं कह रहा हूँ, जबकि मैंने देवू डकैती इलाका में वहाँ पर कोई भैया धान बोया था, उनका शायद कहना ऐसे था कि उन्होंने चावल खरीदा तो उसमें एक आध दाना धान मिला था, तो उन्होंने बोया तो जम गया, फिर उसको आस्ता से चार के काफ़ी तादाद में कर लिया ना। फिर जब उन्होंने कुछ धान जैसे 2-4 चैन में ऐसे कुछ बो दिया, फिर जब धान तैयार हो गया, पक गया, और शायद काट भी लिया, नहीं काटा, उन्होंने एग्रीकल्चर वाले को ला कर दिखाया, तो एग्रीकल्चर वाले उनको सब कटवा के उसमें आग ही लगवा दिए। तो मैं सोचता हूँ कि शायद एग्रीकल्चर वाले उसको रिसर्च किया नहीं किया, कि उनका कहना था कि धान तो बहुत अच्छा हुआ और उसमें बीमारी क्या थी, जबकि उन्होंने सब में आग ही लगवा दिया। अगर कुछ बीमारी होता तो जब धान बोया गया था तो उसी समय उसमें कुछ बीमारी होता तो शायद उगता नहीं या फरता फूलता नहीं ना, या पकता नहीं। तो अगर वो भैया जी अगर जैसे अभी बात कर रहे हैं, शायद उन्होंने उस समय वहाँ पे था या नहीं थे इस नौकरी पे एग्रीकल्चर में, उसके बारे में कुछ ठोस विचार दे सकते हैं? जी हाँ भाई साहब, शुक्रिया आप ये जो विषय को लाए हैं। जैसे मैंने पहले ही एक किसी व्यक्ति के सवाल पर जवाब दिया था कि हमारी कोई भी चीज़ विदेश से लाने के लिए एक प्रोटोकॉल है जिसे हम फॉलो करते हैं। उसी प्रकार कोई भी बीज अगर हम विदेश से लाते हैं तो उसका भी प्रोटोकॉल है। हमारे जो कृषि मंत्रालय के रिसर्च डिवीज़न है, उसका ये जिम्मेवारी है कि विदेश से जो बीज है उसे लाकर यहाँ पर अनुसंधान करके तब किसानों को दे। अगर वो व्यक्ति ने कहीं एक बस्ते में एक चावल एक धान पाकर और उगा लिया है, तो इसके मतलब ये है कि वो खपत के लिए आया था, बोने के लिए नहीं। इसीलिए मंत्रालय ने शायद वो कदम उठाया। हम नहीं चाहते हैं कि अनजाने में किसी एक चीज़ को अच्छी समझकर हम लाएं और हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। तो इसी वजह होगी कि उस धान को मंत्रालय ने बर्बाद किया होगा, ताकि उस बीज को फिर से नहीं बोया जाए। हम उसी वैरायटी को बोने के मौका देते जिस पर हम अनुसंधान करते हैं। और मैं शायद इस बात से परिचित हूँ, लेकिन वहाँ पर एक बीमारी फैल गई थी उस धान में, तो इसके वजह से हम लोगों ने उस धान को बर्बाद करवाया था। धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। रेडियो फ्री पर एक और कॉलर लाइन पर है, आपसे भी बातें कर लेते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते रमेश जी, नमस्ते उमेंद्रा के और कमलेश के भी है। नमस्ते भाई जी। जैसे आज बहुत भारी नुकसान देते हैं कि अभी देवे की बड़े हम भी लोग यहाँ से बोए की चीज एक्सपोर्ट करता है, पर हम लोग के फायद से सहयोग नहीं मिले। सबसे अब सब गिरा स्टेशन हुई फीजी के, कम से कम हम लोग के कोई सपोर्ट नहीं मिले है यहाँ रिकरे की। और ये ताबू हम जाओ ढीगा चलाने के लिए भी सब चीज़ मिले है, क्योंकि यहाँ पर भैया लोग ज़्यादा है, हम लोग वाले नहीं है, तो हम लोग कोई चीज़ जाता हम लोग नज़रअंदाज कर दे। तो हमारा मांग है कि आप पूछना कभी रिकरे की ब्रांच के दवा फार्म वाले सिंह फैमिली ब्रदर्स आवे, आप लोग कितना मदद देता है। हम लोग यहाँ से ब्लैक आए बोड़ा 10 साल लास्ट ईयर टन के टन एक्सपोर्ट देता है, एक्सपोर्ट हुए, बोंगो मिर्चा देता है, और ऐसे भिंडी ऐसे ज़्यादा चीज़ और तरबूज निकालता, तो हम लोग लोकल मार्केट के लगे था। हम लोग 5 भैया और एक और जाति भाई लोग की संख्या, तो हम लोग करता है वाइनिंग बुका वेल मी पर एक मार्क भारतीय हम लोग बसा है ना, तो ऐसे ऐसे करता है। बट हम लोग सुनवाई ही नहीं है। जो रिकरे की एग्रीकल्चर है वहाँ का ये एक रतुमन और बाकी भैया लोग कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हुई कि हम लोग कोई मदद मांगे जाए कि हुई। तो हम लोग कोशिश करता है जैसे एक्सपोर्ट हुई तो फॉरेन रिजर्व हमारा मजबूत हुई तो देश के तरक्की सबके लाभ हुई। वैसे आज भी हमें कमिश्नर सेंट्रल के भी सुन रहे थे कि कोई कुछ के रास्ता बनाता है तो वो लोग सही कार्य नहीं करते, तो इसमें सरकार भी अभी हिचकिचाती है, उसे मदद करे। तो हमारा दोनों से मांग है कि भाई आप रिकरे की स्टेशन निकलो, हमारा नंबर या आपके साइड हो, हमारा नाम बलवंत सिंह है, जब हो तो हमें रिंग करना कि कितना आप मदद करता है। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। जी धन्यवाद बलवंत साहब। हम आपके जो
परिश्रम है उससे तो परिचित नहीं है, परंतु हम ये कोशिश अवश्य करेंगे कि आपकी जो विषय है उसे रकी रेखी स्टेशन तक पहुंचाएंगे। अगर आपको वहाँ से सहयोग कम मिल रही है तो लोटो का ऑफिस जाइए, वहाँ पर वो जो वेस्टर्न डिवीज़न का मेन ऑफिस है, तो आप वहाँ पर भी अपना जो शिकायत है दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद। लेते हैं एक और छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद में पुनः एक बार फिर आपके साथ हम शामिल हो जाएंगे। देश की धड़कन रेडियो FG2 का ये प्रसारण आपके लिए और आईना टॉकबैक शो आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम में। फिलहाल के लिए हमारे साथ में एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफिसर श्रीमान कमलेश लखन जी और इंफॉर्मेशन ऑफिसर उमेंद्र प्रताप जी हमारे साथ में शामिल हैं। इनसे हम बातचीत जो है ये कर रहे हैं। और अब मुड़ते हैं कि ऐसी और जहाँ पर नारियल की खेती की जाती है और हमारे देश FG में ये भरा पड़ा है। हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस खेती को लेकर क्या किया जा रहा है फिलहाल। शुक्रिया रविंद्र जी। हमारी जो नारियल की खेती है एक बहुत पुरानी खेती है। जैसे आप जानते हैं कि जब इस देश का विकास शुरू हुआ था तब से नारियल की खेती हो रही है, परंतु अभी हाल ही में इसका जो खेती बाड़ी है वो काफ़ी कम हो गई, क्योंकि हम विदेश में अपना जो नारियल है वो बेचते थे, नारियल के गरी बेचते थे और उसकी दाम में गिरावट होने की वजह से लोगों की दिलचस्पी इसमें कम हो गई। परंतु अब हम कोकोनट इंडस्ट्री को फिर से रिविटलाइज करने जा रहे हैं। आप लोग शायद जानते होंगे इस साल जनवरी में हम लोगों ने एक IPCC मीटिंग यहाँ पर किया, जिसमें नारियल खेती करने वाले मैजा जो देश थे वो आए थे। और इसके बाद हमारी जो मंत्रालय है उन्होंने इस वर्ष ये ऐलान किया है कि हमारी जो देश है उसमें लगभग 1 मिलियन नारियल के पौधे उगाए जाएंगे, जो अगले 3 साल के अंदर किया जाएगा। तो हमारी ये रिवाइटलाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हम किसानों को जो बीज है उसे देंगे, परंतु हम उन किसानों को भी कहना चाहेंगे कि जिसके पास अच्छी नारियल की पेड़ हो उससे बीज अपने उगाकर अपने बोएं। सिर्फ सरकार की सहायता पर निर्धारित नहीं रहे और अपने भी कुछ कार्य आगे बढ़ाएं। तो हमारी इस वर्ष की जो योजना है, हम काफ़ी इलाकों में जो नर्सरीज़ है उसे तैयार करेंगे, फिर वहाँ से जो बीज है किसानों को देंगे। और इसके साथ साथ इस वर्ष हम जो होलनट कोकोनट प्रोसेसिंग सेंटर तव्यूनी में है उसका उद्घाटन करेंगे। हम मुख्य तौर से वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं नारियल के जो क्रॉप है उस पर। सिर्फ गरी बेचने से बहुत फ़ायदा नहीं होती, तो इसके साथ साथ हम लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि वेजिन कोकोनट ऑयल बनाकर ज़्यादा दाम में बेच सकते हैं। उसके साथ साथ में स्वयं घर पर साबुन बना सकते हैं, ग्रेटेड कोकोनट्स बना सकते हैं और साथ साथ मिठाई भी बना सकते हैं। बहुत मिष्ठान है जिसमें नारियल का गरी इस्तेमाल होता है, वो हम बनाकर बेचकर और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे लाइन पर कोई है, चलो इनसे बातें कर लेते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। राम राम। सीताराम। राज लोटोका भैया दोनों के राम राम। राम राम भाई जी। अच्छा, जनरल में हम बात कर रहे हैं अभी। देखो FG में जैसे लकड़ी के बात करी पहले, पाइन बोया गया। पाइन कोई खास काम में नहीं है, बिल्डिंग सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटीरियर सबसे अच्छा है, भीतर के लिए बाहर के नहीं। यही जगह अगर हम जमानू सालू काबुला या का FG हदूद लोकल टिम्बा जो इसकी कीमत भी देखो बहुत ज्यादा है, सब जगह मांग है ओवरसीज में। हम लोग ये लाभ FG में बोया जाए। और फिर अनाज में अभी आलू भैया बोया गया, हम जाने कितना 1000 टन हम लोग आलू लास्ट ईयर कमाए गए, और फिर वो आलू जो ना बहुत लॉन्ग लास्ट नहीं गए। और 89 में भी आलू बोया जाता है, बहुत अच्छा आलू रहा इसके खेती। खाली आलू नहीं, हम लोग कहते हैं किसान लोगों के आलू है, प्याज है, लहसुन है, हल्दी। देखो पहाड़ में अगर बोझ दिया जाए, हल्दी बहुत कम नहीं है, हम लोग के बस्ती से हल्दी भी लिया जाए, हल्दी है, ये सब। ये खाली 4 रुपये नहीं, हम लोग जनरल में जब इस देश का में उठाना है
तो मेरा कहना है कि जनरल में हमें सब तरह के अनाज बोना चाहिए और सबको इसमें भाग लेना, क्योंकि आजकल कौन सी जमीन का है, एक तो रिजर्व हो गया, दूसरा चीज है हमारे शास्त्रों बुद्धि में नौसरीन जमीन रहा पोत बढ़े कारण पोत इतना ज्यादा बढ़ाया गया, उन लोग भी खेती बाड़ी छोड़ दी, आज तो वहाँ पे बस्ती बस गए। तो हमारे कैसे अगर किसान के थोड़ा पोत कमती रहे, लीज वगैरह अच्छा दिया जाए और उनके प्रोत्साहन दिया जाए तो बड़े, क्योंकि आजकल तो जो समय आ गए भैया सब व्हाइट कॉलर मांगे, दलदल में कोई हाथ लगाए नहीं मांगे, धान बोए नहीं मांगे ना, चाटा नहीं मट्टी बूट जूता पहन के चलो तो नहीं मांगे कोई जा चाटा जूता रखा। तो समय बदले एक तरह से हम लोग के जब इसके टॉपिक है, हमारा कहना है एग्रीकल्चर टॉपिक हम लोग क्लास 1 किन्ना गार्डन से लड़के के वहाँ से सिखाना कोशिश करे तो ये लोग वहाँ से जागृत होंगे, इनमें एक हौसला आएगा और इनको हम बढ़ावा दे सकते हैं। और धन्यवाद राज, कार्यक्रम में आने के लिए रेडियो फुजिटिव पर। वैसे आगे बढ़ते प्रोग्राम में समय बहुत ही कम हमारे पास बाकी है और नारियल की खेती के तुरंत बाद हम जिंजा की जो खेती है, अदरक की जो खेती है, इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। वैसे हमारे पास भी मार्केट है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट है और इससे हम किस तरह से बेनिफिट करते हैं, इन पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे। साथ में किसानों को किस तरह से बढ़ावा जो है ये मिलता है, इस पर आप कुछ बताएंगे। जी हाँ रविंद्र जी, ये जो जिंजा या फिर अदरक जो मार्केट है, जैसे कि आपने कहा ऑस्ट्रेलियन मार्केट, ये भी एक नई बाज़ार हमारे देश में उपलब्ध हुई है और मेरे ख्याल से किसानों को इससे फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि वो जो अपने खेतों से अदरक उखाड़ कर और ये जो एक्सपोर्टर्स है इन तक पहुंचाते थे, उधर नाबुआ में केमिंग थे और यहाँ पर जो वाशिंग, फिर वे लोग प्रोसेस कर कर तब विदेश भेजते थे। और अब क्या हुआ कि हम डायरेक्ट अपने देश से जो फ्रेश जिंजा जिसको हम कहते हैं उसको आयात कर सकेंगे ऑस्ट्रेलियन मार्केट तक। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात मेरे ख्याल से किसानों के लिए। अभी पिछले सप्ताह हम उधर लोमाईबुना इलाके में थे जहाँ पर मुख्य तौर से हमारे देश में जो अदरक की खेती है ये हो रही है, और उस दौरान वहाँ के अधिकारी क्या कर रहे थे, हर एक घर पर जाकर किसानों को बताए कि ये जो नई मार्केट है इसकी किस तरह से उनकी देखभाल करना है, अगर वो इस मार्केट के लिए उगाना चाहते हैं जो अदरक, तो किस तरह से उनको अपने खेतों में कार्य करना है, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग है। जो ऑस्ट्रेलियन बायोसिक्योरिटी अथॉरिटी है एक स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट्स है ये दिए हुए हैं, तो उसका पालन करना ज़रूरी है। और शायद अगर किसान उसकी पालन कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छी भविष्य हमारे देश में जो अदरक व्यवसाय है इसको लेकर फ़िलहाल के लिए जो नई मार्केट है ये उपलब्ध हुई है। और किसानों को ये भी ध्यान में रखना है, हम जानते हैं अभी कई किसान उधर लोमाईबुना इलाके में, नईतसीरी इलाके में जो अदरक है इसको उखाड़ रहे हैं और यहाँ तक यानी कि जो एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और अब जब अगस्त आएगी, सितंबर आएगी तो वो नई सीज़न की शुरुआत करेंगे और फिर जो अदरक है ये बोने की कोशिश करेंगे। तो जो हम कहते हैं ये ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए खास रिक्वायरमेंट है कि अगर आप बोना चाहते हैं अदरक तो जो कृषि मंत्रालय के दफ्तर उधर लोमाईबुना में आप वहाँ पर जाए, एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, उसको आप भरें और आप रजिस्टर्ड फार्मर हो जाएंगे और आप जो मार्केट से ऑस्ट्रेलियन मार्केट तक निर्यात कर सकेंगे। लेकिन जो कृषि मंत्रालय के दफ्तर वहाँ पर है वो जो अदरक की बोने वाले सामान बीज है उसको ट्रीट कर कर आपको देगी, ये एक रिक्वायरमेंट है। वो आप अगर लोमाईबुना दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी आपको जानकारी देंगे। तो ये सब मेरे ख्याल से वहाँ के किसानों को भी पता है और ये एक ख़ास तौर से हमारे देश के जो अदरक का व्यवसाय है, जो शायद कुछ छोटी व्यवसाय है लेकिन एक इलाके में किसानों की जीवन पूरा इसी पर निर्भर रहती है, जो नईतसीरी लोमाईबुना इलाका है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे तौर से ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी किसानों के लिए है। अगर वो पूरे तौर से जो सभी कानून है इसकी पालन कर लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बाज़ार हमारे देश में फ़िलहाल के लिए उपलब्ध हुई है अदरक के किसानों के लिए। बिल्कुल सही और बहुत ही अच्छी बात है। वैसे कुछ समय हमारे पास में बाकी रह गया है। जल्द से आलू की जो खेती है ये 2 साल के नीचे 2 साल ट्रायल पीरियड के नीचे ये किया गया और इस साल इसको बंद किया गया। छोटी सी जानकारी जल्द से इन पर हो जाए। जी शुक्रिया। हम लोगों ने आलू की खेती शुरू किया था 2 साल पूर्व। पहला वर्ष जो फसल हुआ था वो काफ़ी ठीक था। पिछले वर्ष मौसम के वजह से कुछ कठिनाइयाँ हुई और हमारी जो फसल है जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हुई। और इसमें एक मुख्य जो तकलीफ़ है वो बीज है। हम विदेश से बीज लाते हैं,
हमें बहुत अच्छी क्वालिटी बीज नहीं मिलता है। इसी वजह से इस वर्ष हम लोगों ने फैसला किया है कि बीज इस वर्ष नहीं बोएंगे। हम अनुसंधान करने के बाद अच्छी बीज फिजी में जब उपलब्ध कर सकेंगे तभी हम इस खेती को फिर से जारी करेंगे। देश की धड़कन रेडियो फीजी 2 के प्रसारण आईना टॉक बिग शो की समाप्ति पर हम पहुंच गए। वैसे ये विषय बहुत ही विशाल है और इसको एक ही प्रोग्राम में समाप्त करना शायद मुश्किल की बात है, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स अभी भी हमारे लाइन पर है। लेकिन किसी दिन शायद इस कार्यक्रम को दोबारा हम आगे बढ़ाएंगे आपके। और हार्दिक धन्यवाद हम उमेंद्रा जी आपको देना चाहेंगे। श्रीमान लखन जी, आपने अपना समय निकाला, हमारे साथ में आप शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी और आपकी मुलाकात दोबारा होती है, तब तक के लिए रवीन का प्यार, नमस्कार।